Hi, this is Kushank, and in this video or audio lesson, we are going to learn Section 53 to Section 60 of Arbitration and Conciliation Act 1963, which is depending on Geneva Convention. पिछले लेक्चर के अंदर या पिछले लेसन के अंदर जो इससे पहले हमने आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के ऊपर देखा था, उसके अंदर हमने न्यूयॉर्क कन्वेंशंस के रिगार्डिंग जो सेक्शंस हैं हमारे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के, उनको देखा था। तो इसके अंदर हमने जिनीवा कन्वेंशन को देखना है कि जिनीवा कन्वेंशन किस हिसाब से एप्लीकेबल होता है इसके अंदर। अगर इसके हिसाब से किसी आर्बिट्रेशन के अंदर जाते हैं तो क्या प्रोसीडिंग फॉलो होती है, वो हमें यहाँ पे बताई गई है। अब देखिए, कोई भी जो फॉरेन अवार्ड्स होते हैं जो हमें बताए गए हैं, बेसिकली वो दो ही तरीके से एनफोर्सेबल होते हैं इंडिया के अंदर। या तो वो उसके ऊपर न्यूयॉर्क कन्वेंशन एप्लीकेबल हो रहा होगा या फिर उसके ऊपर जिनीवा कन्वेंशन एप्लीकेबल हो रहा होगा। अगर ऐसा होता है कि जिस कंट्री के साथ, जिस पर्सन के साथ आप जिस भी चीज़ के साथ आप एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो अगर दोनों ही कन्वेंशंस का पार्ट होती है उसी कंट्री, मतलब जिनीवा कन्वेंशन का भी होती है और न्यूयॉर्क कन्वेंशन का भी होती है, तो ऐसे केस के अंदर उसके ऊपर न्यूयॉर्क कन्वेंशन के जो सेक्शंस हैं जो इससे पहले हमने पढ़े थे वो एप्लीकेबल होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन है वो ज़्यादा कंट्रीज़ के ऊपर एप्लीकेबल होता है, इसलिए जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन होता है उसको उसमें हम फॉलो करते हैं। अब हम देखते हैं जिनीवा कन्वेंशन को कि जिनीवा कन्वेंशन कब एप्लीकेबल होता है। जिनीवा कन्वेंशन के अंदर सबसे पहले जो सेक्शन 53 है इसका, जिसके अंदर इंटरप्रिटेशन बताया गया है, ये हमें बताता है कि फॉरेन अवार्ड का मतलब क्या होता है। फॉरेन अवार्ड का मतलब हमें जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन है वहाँ पे भी बताया गया था। तो बेसिक कंडीशन जो एक फॉरेन अवार्ड की इन दोनों ही कन्वेंशन के अंदर पूरी करनी होती है वो ये होती है कि सबसे पहले तो वो जो मैटर है वो कमर्शियल होना चाहिए, और दूसरी बात कि वो रेसिप्रोकल कंट्री के अंदर उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस होने चाहिए। जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन होता है उसके लिए फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दे दिया उसके रिगार्डिंग चीज़, जो रेसिप्रोकल कंट्रीज़ में प्रोविज़न होने चाहिए उसके जो आर्टिकल्स हैं। और जो जिनीवा कन्वेंशन है इसके लिए जो हमारा शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का, उसके अंदर दे दिया गया। तो बेसिक डिफरेंस यही आ जाता है। अब जो हमारा सेक्शन 53 है इसके अंदर हमें ये बताया गया कि वो जो कमर्शियल मैटर था जिसके कारण से हमारे डिफरेंसेस अराइज हुए हों, वो कब होने चाहिए, 20th डे ऑफ जुलाई 1924 के बाद होने चाहिए। और वो जो एग्रीमेंट है जिसके कारण हुआ है वो किस प्रोटोकॉल के हिसाब से होना चाहिए, जो सेकंड शेड्यूल दिया गया उसके हिसाब से होना चाहिए। और इसका जो क्लॉज बी है वो हमें ये बताता है कि गवर्नमेंट ने हमें ये बता रखा हो या अपने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अंदर कि सेम प्रोविजंस जो हैं वो रेसिप्रोकल कंट्रीज़ के अंदर भी एप्लीकेबल हैं, तो फिर उसके ऊपर न्यूयॉर्क जिनीवा कन्वेंशन एप्लीकेबल हो जाता है। और फिर जो क्लॉज सी है वो ये हमें बताता है कि अगर ये जो फाइनल अवार्ड हमें दिया गया है इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रोसीडिंग किसी भी उन 21 कंट्रीज़ के अंदर चल रही है जो उसके अंदर बताई गई हैं, उनके उसके रिगार्डिंग कोई भी कंटेस्ट, मतलब उसकी प्रोसीडिंग चल रही है उस अवार्ड के रिगार्डिंग, तो फिर वो जो अवार्ड है उसको हम फाइनल अवार्ड नहीं मानेंगे। तो सेक्शन 53 के अंदर हमें इतना ही बताया गया। फिर जो सेक्शन 54 है वो हमें जो हमारी जुडिशियल अथॉरिटी है कंट्री की उसके बारे में बताता है कि उसकी क्या पावर है मैटर को आर्बिट्रेशन के पास रेफ़र करने के लिए। जो हमारी जुडिशियल अथॉरिटी होती है, अगर जो मैटर है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है या फिर उनके बीच में, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेक्शन 53 के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी हमने पीछे पढ़ा वो कंडीशन पूरी करता है, या फिर उसके अंदर कोई भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है वो होता है, उस केस के अंदर अगर कोई भी प्रेजेंट या फ्यूचर डिफरेंसेस अराइज होते हैं और वो हमारे जो आर्बिट्रेशन के सेक्शंस हैं इनके हिसाब से वैलिड होते हैं, तो उसको जो हमारा कोर्ट होता है, जुडिशियल अथॉरिटी होती है, उसको आर्बिट्रेशन के पास रेफ़र करना पड़ता है अगर उसके अंदर कोई भी पार्टी जिनके बीच में डिफरेंसेस अराइज हुए थे वो अप्लाई करती हैं, उस चीज़ के लिए एप्लीकेशन लगाती हैं, या फिर कोई भी पर्सन जो उसके अंदर क्लेम कर रहा था वो कोर्ट के पास एप्लीकेशन लगाता है, तो उसको जो कोर्ट है, जो हमारी जुडिशियल अथॉरिटी है, उसको मैटर आर्बिट्रेशन के लिए रेफ़र करना पड़ता है। लेकिन इसके कारण से जो हमारी जुडिशियल अथॉरिटी है उसकी कम्पिटेंसी के ऊपर या उसकी कम्पिटेंस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उससे कोई भी प्रिजुडिस नहीं होगा। तो ये हमें सेक्शन 54 के अंदर बताया गया। फिर सेक्शन 55 हमें बताता है कि जो फॉरेन अवार्ड्स होते हैं वो कब बाइंडिंग होते हैं। तो जो कोई भी फॉरेन अवार्ड्स होते हैं जो इस चैप्टर के हिसाब से इन्फोर्सेबल होते हैं, उसको हम बाइंडिंग मानते हैं सभी पर्पसेस के लिए, ऑन द पर्सनस एज बिटवीन होम इट वॉज मेड, जिन भी पर्सन के बीच में वो बनाए गए होते हैं, एंड मे अकॉर्डिंगली बी रिलायड ऑन बाय एनी ऑफ दोज पर्सन बाय वे ऑफ, और कोई भी जो उनके बीच जो पर्सन थे जिनके बीच में बनाया गया था वो उस अवार्ड के ऊपर रिलाई कर सकते हैं
किस तरीके से उसको उस अवार्ड को एज अ डिफेंस लेके या फिर सेट ऑफ करके या फिर किसी भी लीगल प्रोसीडिंग के अंदर जो इंडिया के अंदर उनकी चल रही है उसको उस एज अ रेफरेंस लेके वो एप्लीकेबल कर सकते हैं और वो एज अ अवार्ड एनफोर्सेबल होंगे, बाइंडिंग होंगे। फिर आते हैं हम सेक्शन 56 के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस जिनेवा कन्वेंशन के अंदर। इसके अंदर हमें बताया गया है एविडेंस के बारे में, तो हम इसको रीड करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या बोला गया है। ये बोलता है कि द पार्टी अप्लाइंग फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड शेल, कि अगर कोई भी पार्टी जो फॉरेन अवार्ड को एनफोर्स करने के लिए अप्लाई कर रही है इंडिया के अंदर किसी जुडिशियल अथॉरिटी के पास, उसको क्या करना होगा, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। तो जब भी वो ऐसी एप्लीकेशन लगाएगा कि उसका फॉरेन अवार्ड को एनफोर्स किया जाए, तो उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना होगा किस चीज़ को, एक तो जो ओरिजिनल अवार्ड हुआ था या फिर उसकी जो कॉपी है उसको ड्यूली ऑथेंटिकेट करके उस कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना होगा इन द मैनर रिक्वायर्ड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री इन विच इट वाज मेड। जिस भी हिसाब से जिस भी कंट्री के अंदर वो अवार्ड दिया गया था वहाँ के लॉज को फॉलो करते हुए उसकी जो ओरिजिनल अवार्ड है या फिर उसकी जो कॉपी है उसको ड्यूली ऑथेंटिकेट करना है वहाँ के लॉज के हिसाब से और कोर्ट के सामने लगाना है। दूसरी चीज़ क्या लगानी है, एविडेंस प्रोवाइडिंग दैट द अवार्ड हैज़ बिकम फाइनल, और ये एविडेंस लगाना है कि वो जो अवार्ड है वो फाइनल हो चुका है, मतलब कि वो एक तो फाइनल हो चुका है और उसके रिगार्डिंग, उस अवार्ड के रिगार्डिंग किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चल रही है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो अवार्ड है ये फाइनल अवार्ड है। Such evidence as may be necessary to prove that the conditions mentioned in clause A to and C of subsection 1 of section 57 are satisfied, और सारे ऐसे एविडेंसेस लगाने हैं जिससे कि जो भी हमें प्रोविजंस दिए गए हैं, जो भी कंडीशंस मेंशन की गई हैं क्लॉज A टू क्लॉज C के अंदर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 57 की, जो भी हम आगे पढ़ेंगे वो सारी पूरी हो रही है। तो ये तीन चीज़ें लगानी ज़रूरी होती हैं अगर हमें उनको एनफोर्स कराना है, तो उसे फॉरेन अवार्ड को एनफोर्स कराना है हमारी कंट्री के अंदर। तो फिर इसका सबसेक्शन 2 बोलता है कि वेयर एनी डॉक्यूमेंट रिक्वायरिंग टू बी प्रोड्यूस अंडर सबसेक्शन 1 इज़ इन अ फॉरेन लैंग्वेज, कि अगर अब ये जो हमें 3 डॉक्यूमेंट्स बोले गए उनको जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो फॉरेन लैंग्वेज के अंदर है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि जो पार्टी उस अवार्ड को एनफोर्स करवाना चाह रही है उसको उसकी ट्रांसलेशन लगानी पड़ेगी इंग्लिश के अंदर, जो कि सर्टिफाई होगी वहाँ के जो भी डिप्लोमेटिक या काउंसलर है उस कंट्री का जहाँ से भी अवार्ड मिला है या जिस भी कंट्री से वो पर्सन बिलोंग कर रहा है कि ये जो ट्रांसलेशन है ये करेक्ट है। इसके अंदर क्या लिखता है कि शेल प्रोड्यूस अ ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश सर्टिफाइज एज करेक्ट बाय अ डिप्लोमेटिक और अ काउंसलर एजेंट ऑफ द कंट्री टू विच दैट पार्टी बिलोंग्स और सर्टिफाई एज करेक्ट इन सच अदर मैनर एज मे बी सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोर्स इन इंडिया। फिर अगर इंडिया के अंदर किसी तरीके से बता रखा है कि आप इस तरीके से भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, तो उस तरीके से ट्रांसलेशन करके उसको आप सर्टिफाई करा सकते हैं। इन दिस section and in the sections following in this chapter, court means the high court having original jurisdiction to decide the question। तो यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर जहाँ पे भी वर्ड कोर्ट दिया गया है उसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। हाई कोर्ट मतलब हाई कोर्ट के पास हम एप्लीकेशन लगाएंगे उस फॉरेन अवार्ड को एनफोर्स करने के लिए, और आगे भी इस चैप्टर के अंदर जहाँ पे भी वर्ड कोर्ट आएगा उसका मतलब क्या होगा, हाई कोर्ट of the arbitral award, and if the same had been subject matter of the suit on its original civil jurisdiction, and in the other cases the high court having jurisdiction to hear the appeals from the decree of the court subordinate to such high court। ठीक है, जो भी उसके अंडर उस हाई कोर्ट के अंदर जो भी सबॉर्डिनेट कोर्ट आ रहे होंगे। फिर बताता है एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स के बारे में सेक्शन 58 के अंदर। अभी सेक्शन 56 पढ़ा था हमने, तो सेक्शन 57 रह गया। हाँ, तो सेक्शन 57 देखना है। सेक्शन 57 बताता है कंडीशंस फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स, की क्या क्या कंडीशंस पूरी होनी चाहिए किसी फॉरेन अवार्ड को एनफोर्स कराने के लिए। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। तो ये सेक्शन क्या बोलता है कि इन ऑर्डर दैट अ फॉरेन अवार्ड मे बी एनफोर्सेबल अंडर दिस चैप्टर इट शैल बी नेसेसरी दैट, कि कोई भी फॉरेन अवार्ड इस चैप्टर के हिसाब से एनफोर्सेबल हो तो हमें किस चीज़ को पूरा करना पड़ेगा। पहली चीज़ कि द अवार्ड हैड बीन मेड इन परसुएंस ऑफ सबमिशन टू द आर्बिट्रेशन विच इज़ वैलिड अंडर द लॉ एप्लीकेबल देयर टू, कि वो अवार्ड किस हिसाब से दिया गया हो जिसको हमने आर्बिट्रेशन के पास सबमिट किया हो और वो वैलिड हो जो भी लॉज एप्लीकेबल हैं उसके हिसाब से। दूसरी बात, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द अवार्ड इज़ कैपेबल ऑफ सेटलमेंट बाय आर्बिट्रेशन अंडर द लॉ ऑफ इंडिया, और वो जो मैटर है जिसको आर्बिट्रेशन के अंदर भेजा गया था वो इंडियन लॉ के हिसाब से आर्बिट्रेशन में भेजने के लायक हो, मतलब कि आप उस मैटर को इंडिया में भी आर्बिट्रेशन के पास भेज सकते हैं उस सेटलमेंट के लिए, तभी वो इंडिया के अंदर एनफोर्सेबल होगा फॉरेन अवार्ड।
फिर तीसरी बात बताता है कि द अवार्ड हैज़ बीन मेड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल प्रोवाइडेड फॉर इन द सबमिशन टू आर्बिट्रेशन और कॉन्स्टिट्यूटेड इन द मैनर एग्रीड ऑन बाय द पार्टीज एंड इन कन्फर्मिटी विद द लॉ गवर्निंग द आर्बिट्रेशन प्रोसीजर। तो जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है उसने उसको किस हिसाब से दिया हो उस अवार्ड को, अपने सारे जो भी एग्रीमेंट है उसको फॉलो करते हुए, या फिर जो भी लॉ है उस आर्बिट्रेशन को जो उसके ऊपर एप्लीकेबल है उसको फॉलो करते हुए, उसके प्रोसीजर को फॉलो करते हुए वो अवार्ड दिया हो। फिर चौथी बात बताई गई कि द अवार्ड हैज़ बिकम फाइनल इन द कंट्री इन विच इट वॉज मेड इन द सेंस दैट इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सच इफ इट is open in the opposition or appeal, or 22 if it is proved that an proceeding for the purpose of contesting the validity of the awards are pending। कि जो हमें ये बताना होगा कि वो जो अवार्ड है वो जिस भी कंट्री के द्वारा दिया गया है वो फाइनल अवार्ड है। फिर उसके बाद ई के अंदर बताता है कि द एनफोर्समेंट ऑफ द अवार्ड इज़ नॉट कॉन्ट्री टू द पब्लिक पॉलिसी ऑफ द लॉ ऑफ इंडिया। और वो जो उसकी एनफोर्समेंट है वो इंडिया के लॉज के हिसाब से पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होगा, कि अगर हम उसको एनफोर्स कराएंगे तो किसी भी तरीके से अगर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा होगा तो फिर उसको हम एनफोर्स नहीं कराएंगे इंडिया के अंदर। एक्सप्लेनेशन में बोलता है फॉर द अवॉइडेंस ऑफ एनी डाउट इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द अवार्ड इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट विद द पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया ऑन लीव। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी जो अवार्ड है वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो उसके बारे में बताता है कि वो तभी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होगा अगर द मेकिंग ऑफ द अवार्ड वॉज इंड्यूस्ड और अफेक्टेड बाय फ्रॉड और करप्शन और वॉज इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 75 और सेक्शन 81। कि वो किस चीज़ से अफेक्टेड हो, फ्रॉड या करप्शन हो उसके अंदर, या फिर जो सेक्शन 75 या सेक्शन 81 है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का उसके हिसाब से हो। दूसरी बात कि इट इज़ इन कॉन्ट्रवेंशन विद द फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडियन लॉ, कि अगर वो किसी भी तरीके से जो फंडामेंटल इंडियन लॉ है उसको वायलेट कर रहा होगा तो फिर वो जो फॉरेन अवार्ड है वो एनफोर्सेबल नहीं होगा, क्योंकि वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाएगा। तीसरी बात, इट इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट विद द मोस्ट बेसिक नोशंस ऑफ मॉरलिटी और जस्टिस, और वो मॉरलिटी और जस्टिस के अगेंस्ट जा रहा हो। फिर इसका सबसेक्शन 2 बोलता है कि इवन इफ द कंडीशंस लेड डाउन इन सबसेक्शन 1 आर फुलफिल्ड, कि अगर जो कंडीशंस दी गई हैं सबसेक्शन 1 के अंदर अगर ये फुलफिल भी हो जाती है, एनफोर्समेंट ऑफ द अवार्ड शैल बी रिफ्यूज इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट, तब उसके बावजूद भी जो कोर्ट है वो इसके एनफोर्समेंट को रिफ्यूज कर देगा अगर कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है कि द अवार्ड हैज़ बीन एनुअल्ड इन द कंट्री इन विच इट वॉज मेड, कि जिस भी कंट्री के अंदर वो जो अवार्ड दिया गया था उस कंट्री ने उस अवार्ड को एनुअल कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो फिर कोर्ट उसको एनफोर्स नहीं कराएगा। दूसरी बात, द पार्टी अगेंस्ट हुम इट इज सॉट टू यूज़ द अवार्ड वॉज नॉट गिवन नोटिस ऑफ द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, कि जिस भी पार्टी के अगेंस्ट आपको ये फॉरेन अवार्ड मिला है उसको आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग का नोटिस ही नहीं मिला इन सफिशिएंट टाइम टू एनेबल हिम टू प्रेजेंट हिज केस, कि उसको सफिशिएंट टाइम ही नहीं मिला कि वो अपने केस को सही से रिप्रेजेंट कर पाए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सामने, और दैट बीइंग अनेबल्ड बीइंग अंडर अ लीगल इनकैपेसिटी ही वॉज नॉट प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड, या फिर लीगल इनकैपेसिटी के कारण वो अपने केस को या फिर अपने आप को सही से आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। फिर द अवार्ड डज नॉट डील विद द डिफरेंसेस कंटेम्पलेटेड बाय और फॉलिंग विद द टर्म्स ऑफ द सबमिशन टू द आर्बिट्रेशन, और दैट इट कंटेन्स डिसीजन ऑन मैटर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सबमिशन टू आर्बिट्रेशन, की जो आर्बिट्रल अवार्ड मिला वो ऐसी चीज़ के ऊपर मिला जो कि उस आर्बिट्रेशन के अंदर आता ही नहीं है, मतलब कि वो उसकी पावर से बाहर है। Provided that if the award has not covered all the differences submitted to the arbitral tribunal, the court may think fit postpone such enforcement to grant it subject to such guarantee as the court may decide। फिर इसका सबसेक्शन 3 बोलता है कि if the party against whom the award has been made, कि जिस भी पार्टी के अगेंस्ट जो अवार्ड आया है अगर वो इस बात को प्रूव कर देती है कि दैट द अंडर लॉ गवर्निंग द आर्बिट्रेशन प्रोसीजर देयर इज़ अ ग्राउंड, कि जिस भी लॉ के हिसाब से जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चली है उसके अंदर कोई ग्राउंड है अदर देन द ग्राउंड रेफर्ड इन क्लॉज ए एंड क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज बी एंड क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 2, ये जो दोनों बताए गए क्लॉज ए एंड सी ऑफ सबसेक्शन 1 और क्लॉज बी और क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 2 के हिसाब से जो कि उसको इंटाइटल करता है उस आर्बिट्रल अवार्ड को कंटेस्ट करने के लिए, मतलब उसकी वैलिडिटी को कंटेस्ट करने के लिए, तो द कोर्ट में फिट थिंग्स फिट इधर रिफ्यूज एनफोर्समेंट, तो ऐसे केस के अंदर भी कोर्ट क्या करेगा उसकी एनफोर्समेंट को रिफ्यूज कर सकता है, या फिर एडजॉर्न द कंसिडरेशन देयर ऑफ गिविंग सच पार्टी अ रीजनेबल टाइम विद इन विच टू हैव अवार्ड एनुअल्ड बाय द कंपिटेंट ट्रिब्यूनल, की उसको इतना टाइम दे देगा कि जो कंपिटेंट ट्रिब्यूनल है उसके द्वारा इसको एनुअल करा लिया जाए। तो ये 3 केसेस होते हैं जहाँ पे पहले जो हमें बताया गया कि किस तरीके से वो फॉरेन अवार्ड जो है किन कंडीशंस को पूरा करना था तभी एनफोर्सेबल होता है, और बाकी 2 चीज़ें बताई गई कि कब वो एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। फिर एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स के लिए सेक्शन 58 के अंदर बताया गया कि वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द फॉरेन अवार्ड इज एनफोर्सेबल अंडर दिस चैप्टर, जब भी कोर्ट ने डिसाइड कर लिया सेक्शन 57 के हिसाब से कि ये जो फॉरेन अवार्ड है ये
एनफोर्सेबल है इस चैप्टर के हिसाब से, द अवार्ड शैल बी डीम टू द डिग्री ऑफ द कोर्ट। अब उसको कोर्ट की डिग्री के तरह मान लिया जाएगा और जब उसको एग्जीक्यूट कराया जाएगा तो फिर जो हमारा सीपीसी का ऑर्डर 21 है जिसके अंदर एग्जीक्यूशन फाइल होता है, तो उसको फिर उसी तरीके से एग्जीक्यूट कराया जाएगा क्योंकि अब उसको कोर्ट की डिग्री की तरह ही माना जा रहा है। फिर सेक्शन 59 बताता है अपीलेबल ऑर्डर्स कि कौन से ऑर्डर्स अपीलेबल होते हैं। तो एन अपील शैल लाई फ्रॉम द ऑर्डर कि कौन से ऑर्डर्स के अगेंस्ट आप अपील के अंदर जा सकते हैं, जहाँ पे टू रेफर द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन अंडर द सेक्शन 54 कि जहाँ पे सेक्शन 54 के अंदर पार्टीज़ को आर्बिट्रेशन में जाने से रिफ्यूज़ कर दिया गया हो, तो उसके अंदर आप अपील में जा सकते हैं कि भाई हमें आर्बिट्रेशन के अंदर भेजिए। या फिर जहाँ पे टू एनफोर्स अ फॉरेन अवार्ड अंडर सेक्शन 57 कि जहाँ पे सेक्शन 57 के हिसाब से किसी फॉरेन अवार्ड को एनफोर्स कराने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया गया हो, टू द कोर्ट अथोराइज बाय लॉ टू हियर अपील्स फ्रॉम सच ऑर्डर। तो जो भी कोर्ट उसको अथोराइज है इस चीज़ के लिए कि वो उसकी अपील को सुने, उसके पास उसकी अपील के अंदर आप जा सकते हैं। और इसके अंदर आप सेकंड अपील के अंदर नहीं जा सकते। नो सेकंड अपील शैल लाई फ्रॉम एन ऑर्डर पास इन अपील अंडर दिस सेक्शन, लेकिन बट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल इफेक्ट टू टेक द अवे फ्रॉम द राइट टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आपके पास सुप्रीम कोर्ट में जाने का राइट तब भी एप्लीकेबल रहेगा। फिर सेक्शन 60 जो है वो हमें सेविंग के बारे में बता देता है कि नथिंग इन दिस चैप्टर शैल प्रिजुडाइज एनी राइट्स विच में एनी पर्सन वुड हैव हैड ऑफ एनफोर्सिंग इन इंडिया ऑफ एनी अवार्ड और ऑफ अवेलिंग हिमसेल्फ इन इंडिया ऑफ एन अवार्ड इफ दिस चैप्टर हैज़ नॉट बीन एनेक्टेड कि वो किसी भी पर्सन से वो राइट नहीं छीन सकता अगर ये चैप्टर एनेक्ट नहीं हुआ होता। तो ये हमने सेक्शन समझे जो कि जिनेवा कन्वेंशन से रिलेटेड है, जिसके अंदर हमने सेक्शन 53 से लेकर सेक्शन 60 को कवर किया।